गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम बेंथम के उपयोगितावाद के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। हमने उपयोगितावाद का वो अर्थ जो बेंथम हमें समझाने की कोशिश करते हैं वो हमने उसमें जाना। बेंथम ने अपने सुख और दुख दोनों के मापक यंत्र, सुख के प्रकार, दुख के निर्धारक तत्व, सुख और दुख की प्राप्ति के स्रोत और उनके मापक यंत्रों के बारे में विस्तार से बताया है। अब हम ये जानेंगे कि बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। सबसे पहले जो बात निकल कर सामने आती है वो है कि सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का निष्कर्ष है कि मनुष्य के लिए एकमात्र सुख ही अच्छी और इच्छित वस्तु है। धन, पद, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि सद्गुण भी मानव जीवन में द्वितीय स्थान पर आते हैं और ये सब मनुष्य के अंतिम उद्देश्य और सुख प्राप्ति के साधन हैं। दूसरी चीज़ है सुख और दुख का गणितीय मापन। बेंथम का विश्वास है कि सुख और दुख को तुलनात्मक आधार पर मापा जा सकता है। सुख का आलिंगन और दुख का बहिष्कार। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुख का आलिंगन करता है और दुख का बहिष्कार करता है। फिर बेंथम बताते हैं कि उपयोगिता का सिद्धांत सार्वभौम रूप से लागू होने वाला सिद्धांत है। मनुष्य के समस्त व्यापारों में ये लागू होता है, यहाँ तक कि तपस्वियों के संबंध में भी ये लागू होता है। यह सुख का ही विकृत रूप है। राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। और जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण उपयोगितावादी सिद्धांत की निकलकर सामने आती है वो है कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। बेंथम की सबसे महत्वपूर्ण धारणा ये थी कि राज्य को एक ऐसा समूह समझता है कि मनुष्यों ने अपनी सुख वृद्धि के लिए संगठित किया है। राज्य की आज्ञा का पालन हम इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए लाभदायक एवं उपयोगी है। कोई भी सरकार तभी तक कायम रहती है और नागरिकों की निष्ठा की हकदार होती है जब तक कि यह समाज के सामान्य सुख का ध्यान रखती है। बेंथम ने उपयोगिता के सिद्धांत का सबसे अधिक प्रयोग कानून निर्माण में करना चाहा। उनका मत था कि विधायक के हाथ में अधिकतम लोगों का अधिकतम हित, जैसे कि यंत्र पकड़ा देने के बाद कानून की सही आत्मा का निर्माण किया जा सकता है। ये तो था कि बेंथम ने अपने उपयोगिता सिद्धांत में क्या बताया। क्या हम देख सकते हैं कि उसकी उपयोगिता थी, लेकिन जैसा कि मैं पिछले वीडियोज़ में बताती आई हूँ कि किसी भी सिद्धांत में अगर उपयोगिता है, महत्व है, उसके कुछ गुण हैं, उसकी प्रासंगिकता है, तो साथ ही उसमें कुछ कमियाँ भी रह जाती है। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि बेंथम को उपयोगितावाद का जनक तो कहा गया, लेकिन उनके उपयोगितावादी विचार विरोधाभास एवं भ्रम से भरे हुए पिटारे के रूप में थे। उन्होंने उपयोगितावादी विचारों की निम्नलिखित तर्कों के आधार पर आलोचना उनके जो सिद्धांत की जाती है वो कुछ इस प्रकार है। पहली कि बेंथम के विचारों का आधार सुखवादी मान्यता है। उनके दर्शन की सबसे बड़ी कमजोरी है ये धारणा है कि सुख और दुख हमारे संपूर्ण आचार तथा विचार को निर्धारित करते हैं। भ्रमपूर्ण है। यह तो जीवन की एक बहुत ही अधूरी व्याख्या है और उन जटिल प्रेरणाओं की जो कि हमारे आचरण को प्रभावित करती है अवहेलना करना है। सुख और दुख को यदि हम प्रेरक तत्व मान लें जैसा कि बेंथम चाहता है तो समाज का या तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा या फिर समाज में सुख प्राप्ति की ऐसी होड़ लग जाएगी कि एक प्रकार के सामाजिक संघर्ष से विप्लव आने की संभावना हो जाएगी। फिर बेंथम के अनुसार उपयोगिता का अर्थ है अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। लेकिन ये बहुत ही अव्यावहारिक है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति कार्य से तथा दूसरे व्यक्ति के कार्य से यह तय करना है कि कौन सा कार्य करें, तो ये निर्णय लेना कठिन हो जाएगा। मान लीजिए हम व्यक्तियों को उनके जैसे कि उनके नाम रख देते हैं कै, ख, ग, तो कै कार्य से तथा बै कार्य से ये तय करना है कि हम कौन सा कार्य करें, तो निर्णय लेना कठिन हो जाएगा क्योंकि कै कार्य से 10 व्यक्तियों का भला होता है और बै कार्य से 100 व्यक्तियों का लाभ होता है। जबकि कह और ख कार्य के सुख की मात्रा समान है। तो हम यहाँ पर अधिकतम सुख और अधिकतम संख्या दोनों चाहते हैं, लेकिन ये स्पष्ट करने में बेंथम का सिद्धांत असफल रहता है कि हम इनका निर्धारण कैसे करें।
अधिकतम सुख पर बल देना चाहिए या फिर अधिकतम संख्या पर? असली समस्या यही है कि दोनों में संतुलन कैसे बैठाया जाए। फिर बेंथम कहते हैं कि सुख का आधार उन्होंने भौतिक बताया है। बेंथम सुख का आधार भौतिकता मानता है, जबकि जैसे कि कई देशभक्ति, त्याग, सेवा, परोपकार, दूसरों की मदद करना, दुख उठाकर भी लोगों को उनकी सहायता करना आदि भौतिक सुख से भी उत्कृष्ट है। इन सभी कार्यों से मनुष्य को जो आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है वो किसी महंगे घर में रहकर अच्छी बड़ी गाड़ी में घूमकर प्राप्त नहीं हो सकती। अगर हम उदाहरण देना चाहें तो हम भगवान महावीर, गौतम बुद्ध आदि का उदाहरण दे सकते हैं। उन्होंने भौतिक सुख को प्राप्ति अगर उन्हें करना होता तो वो क्यों राजसी ठाट बाट त्याग कर भीषण कष्ट उठाते हुए जंगलों में भटकते। देशभक्त क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में भरपूर प्रयास किया, मदद की, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। और भगत सिंह फांसी के तख्ते पर कष्ट पाकर खुशी खुशी झूल गए तो उन्हें उस काम में भी आनंद और गर्व की अनुभूति हुई। अगर हम उदाहरण देना चाहें सुभाष चंद्र बोस, तो उन्हें भौतिक सुख ही प्राप्त करना होता तो वो क्यों अपने समय की जो सर्वश्रेष्ठ सेवा कर ICS से त्यागपत्र देते। तो ये कुछ ऐसे फील गुड फैक्टर हैं जो कि मनुष्य को कष्ट उठाकर भी उनसे आनंद की प्राप्ति होती है। फिर बेंथम कहते हैं कि सुखों में गुणात्मक भेद की उन्होंने उपेक्षा की। वो सिर्फ अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के मायाजाल में इस प्रकार उलझ गए कि उन्होंने सुख को मात्रात्मक माना। लेकिन ना तो हम सुख को माप सकते हैं, ना ही हम दुख को माप सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को खाना खाने में आनंद प्राप्त हो रहा है, तो किसी को गाने सुनने में, किसी को घूमने में। लेकिन हम दोनों व्यक्तियों के उन सुखों में ना तो अंतर कर सकते हैं, ना ही हम उनके उस सुख को तोल सकते हैं। फिर सुखों को मापा नहीं जा सकता, जैसा कि बता रही हूँ मैं। फिर बेंथम नैतिकता की घोर उपेक्षा करते हैं। बेंथम भारतीय चार्वाक विचारकों की भांति आनंद को ही जीवन का एक चरम लक्ष्य मान बैठते हैं और उनकी दृष्टि में धर्म, नैतिकता और अंतःकरण का कोई स्थान नहीं है। इसके बाद बेंथम व्यक्ति और समाज की उपयोगिता के बीच में सामंजस्य का अभाव है। बेंथम की जिन विद्वानों ने आलोचना की, उनके उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिकार किया, वे कहते हैं कि बेंथम अपने उपयोगितावादी सिद्धांत द्वारा व्यक्ति और समाज की उपयोगिता के बीच सामंजस्य प्रस्तुत नहीं कर पाते एवं बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहन। बेंथम अपने मनुष्य के सुख पर नहीं बल्कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर ध्यान देते हैं। इसका अप्रत्यक्ष अर्थ है कि समाज की बहुसंख्या को अल्पसंख्यकों को कुचलने पर उन पर अत्याचार करने का अधिकार है। इसके बाद में कुछ जो आलोचनाएं हम और देखते आए हैं कि बेंथम की उपयोगितावाद में क्या क्या कमियां रही, वो कुछ इस प्रकार हैं कि साध्य से साधन का मूल्यांकन करने का सिद्धांत, मानव प्रकृति का अत्यधिक सरलीकरण। मनुष्य की जो प्रकृति है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं, उस प्रकृति को उन्होंने इतना सरल कर दिया कि उसको उन्होंने गणितीय संख्या, जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि के द्वारा परखने का प्रयास किया कि मनुष्य के सुखों को हम आपस में जोड़ सकते हैं, नाप भी सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन वो हित, लाभ, सुख, इच्छा, प्रसन्नता आदि का पर्यायवाची जो इन जोड़, बाकी, गुणा, भाग को मान लेते हैं, वो सरासर गलत है। उपयोगितावादी सिद्धांत राजनीतिक दर्शन ना होकर शासन का दर्शन है एवं अंतिम चीज़ जो है उपयोगितावाद में मौलिकता का अभाव। बेंथम का उपयोगिता सिद्धांत मौलिक नहीं था। उससे पहले भी फ्रांसिस हचेसन, कम्बरलैंड और प्रिस्टले के विचारों को अपने सांचे में उपयोगितावाद को ढालने का प्रयास करते